एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं वो दोनों 2 दिन तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। 2 दिनों के बाद ये क्रूज शिप के ऊपर खड़े हुए थे और मिस्टर वाई काफी खुश थे और वो कहते हैं, मिस्टर वू लगता है कि तुम्हारा दिमाग काफी तेज काम करता है। हमने इन 2 दिनों में काफी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर मिलकर काम किया है। वो चैन जो कि वहीं पर रूबिंग के साथ खड़ा हुआ था तो उससे कहने लग जाता है कि ये जो आपके पास ह्यूज रिसोर्सेज है ना मास्टर जैन, अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो हम इन सारी चीज़ों को कम टाइम में हासिल कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगी, जिनके लिए बाकी कामों में हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। और ऊपर से जो एशिया पैसिफिक यार्ड की रेस चल रही है, हमें बस उसकी सक्सेस के लिए दुआ करना होगी। वो वहीं पर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे, तभी ही मिस्टर वू को किसी की कॉल आ जाती है। यहाँ पर उसे दूसरी तरफ से बताया जाता है कि मिस जैंग और मैं असल में कुछ ट्रबल में फंस गए हैं। हम एक शॉर्ट ड्रामा कंट्री साइड में फिल्म कर बना रहे थे। अब डिफ़िकल्ट है हमारे लिए सब कुछ एक्सप्लेन करना, तो क्यों ना आप वहीं पर जल्दी से आ जाएं। वो चैन उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी पहुंच आऊँगा। कॉल के कटने के बाद वो चैन फिर बाय को कहता है, मास्टर जैन मुझे लगता है कि मुझे मेनलैंड वापस जाना होगा क्योंकि मेरे लिए एक ज़रूरी काम आ गया है और इस कंपटीशन की देखभाल अब आप ही कर लीजिएगा क्योंकि ये ट्रबल मैं आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे मामले को संभाल लूँगा। और तकरीबन आधे दिन के बाद ही वो उस जगह पर पहुंच गया था जिस जगह पर उसे बुलाया गया था। जैसे वो चैन उस जगह पर पहुंचता है ना, तो उन गुंडे लोगों को देखकर कहता है कि इन लोगों की जो आइस की शेप है उन्हें देखकर तो मुझे लगता है कि ये लोग तो लोकल विलेज बुली नहीं है। लगता है कि अब यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। और जिस बंदे ने मिस्टर वू चैन को कॉल की थी वो वू चैन को देख लेता है और इशारा करके कहता है कि मिस्टर वू मैं यहाँ पर हूँ। और उसके पीछे मिस जुआंग भी खड़ी हुई थी जो कि रो रही थी। तो मिस जुआंग को कहता है कि तुम्हें अब रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिस्टर वू खुद यहाँ पर आ गए हैं। और मिस जुआंग अभी भी रो ही रही थी तो वो कहने लग जाती है, मिस्टर वू मुझे इस सब के लिए माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें एक और मुसीबत में फंसा दिया है। अब वो जल्दी से मिस्टर वू चैन के पास जाती है, उसे चिपक जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। तो मिस्टर वू चैन उसे कहता है कि वेल अब ये जो फॉर्मेलिटी है इसे थोड़ा सा तुम दूर रखो और मुझे रिलैक्स होकर बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वहीं पर खुले हुए गुंडे लोगों में से उनका बॉस आके बढ़ता है और कहने लग जाता है कि ये औरत तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम सीधा बॉस के पास चलो और उससे इसके बारे में बात करो। वो चैन इतना ही सुनता है, गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जब भी कोई मैं किसी से बात कर रहा हूँ मुझे इंटरप्ट करे तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वो गुंडा तो यह देखकर हैरान हो गया था, लेकिन वो चैन फिर श्याओदाई को कहता है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। श्याओदाई फिर अपना फ़ोन निकालती है और उसे दिखाते हुए उसे कहती है कि हम जिस शॉर्ट ड्रामा सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे थे ना, ये काफ़ी फेमस हो चुका है, इसके 3 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं और हर जगह इसकी अब बातें कर लोग करना शुरू कर चुके हैं। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन कल कुछ विलेजर्स आए और वो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए काम कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है। और श्याओदाई के साथ भी जो लड़का आया हुआ था वो चैन के कान के करीब अपना मुंह लेकर जाता है और उसे बताता है कि हम लोग इसे यहाँ पर काम के लिए रखना चाहते थे, लेकिन ये लोग यहाँ पर शिकायत लगाने लग गए कि हम जो इस ड्रामे में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है, जैसा कि सोफ़ा पुराना है उसे चेंज कर दो। और इसी तरह फिर जब हमने इनके साथ आर्ग्यू किया तो इन्होंने हमारे बंदों को मारा और ऊपर से मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी जो हमारे बंदों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो चैन उन्हें कहता है कि जब मेरा विला दोंगहाई में खाली था तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं आ जाते। श्याओदई अब थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो शर्मिंदा भी थी। वो चैन को कहती है कि लेकिन वो तो आपका घर है और क्योंकि हमें सेट पर काफ़ी सारे लोग चाहिए होते हैं तो मैं नहीं चाहती थी कि उसे गंदा कर दिया जाए। वो चैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि सिली गर्ल, तुम्हें तो पता है कि वो मेरा घर है, इसका मतलब अब तुम्हारा घर भी है। चलो हमें जल्दी से वापस जाना होगा, बाद में हम इन मैटर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर उसे सारी बातें समझाने के बाद फिर वो उन गुंडे लोगों की तरफ देखता है और उन गुंडे लोगों को यही कहता है कि अगर ये कंपनसेशन की बात है तो ठीक है, मैं कंपनसेट करने को तैयार हूँ। तुम्हारा बॉस कहाँ पर है तो उसे बाहर आने दो ताकि मैं उससे कुछ बात कर सकूँ। और इतने में एक बूढ़ा बंदा जो कि शायद उन्हीं का बॉस था कुछ पेपर्स वगैरह लेकर आ जाता है और उन्हें कहने लग जाता है कि ये जो फिलहाल मेरे ग्रैंड सन का है उनकी वेडिंग वेन्यू के तौर पर इसे इस्तेमाल करना था। जो यहाँ का फर्नीचर है वो ब्रिटिश रॉयल है तो इसलिए इसकी चीज़ें भी काफ़ी महंगी हैं, तो हमें इन्हें रिप्लेस करना होगा ताकि बाद में ये बिल्कुल वैसा दिख सके जैसा ये पहले था। तो इसके सारे एक्सपेंसेस 120 मिलियन जुआन हैं। अगर अभी तक हमने मेडिकल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट ही नहीं किया, उससे कैलकुलेट करेंगे तो ये कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो चैन जैसे उसकी ये सारी बातें सुनता है इसी के साथ ही मन मन में यही कहता है
मैं ये बात तो जानता हूँ कि ये लोग सारी तैयारी करके ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन ऊपर से मैं ये भी जानता हूँ कि ये शियाओदाई का पहला प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें उसे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मुझे अब इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से हैंडल करना होगा ताकि फ्यूचर में उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो चैन फिर जल्दी से उस बूढ़े बंदे के पास जाता है और उसे कहने लग जाता है कि ए ओल्ड मैन, तुम तो यहाँ पर पैसों की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये जो शॉर्ट ड्रामा है ना, ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और ऊपर से अगर मैं एन विंगलिन को कहूँ कि वो इसका टाइटल थीम ही गा दे, तो इससे ये ड्रामा काफ़ी प्रमोट हो जाएगा और जो रेवेन्यू आएगा उसे हम हाफ हाफ कर लेंगे, क्योंकि इससे तुम्हें 120 मिलियन जुआन से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो वो बूढ़ा बंदा अपना फ़ोन निकालता है, सारा कुछ सर्च करता है, तो उसे मालूम हो गया था कि एन विंगलिन क्या कर सकती है। तो इसी के साथ ही फिर वो हैरान हो गया था। अब वो वू चैन को कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो श्याओ जी जिसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो वो जब ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा वो इसके साथ वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और मैं जो भी डैमेजेस हुए हैं कंपनसेशन के तौर पर कुछ फ़ी वगैरह भी उसके देने को तैयार हूँ। वो चैन ने जैसे ही श्याओ जी का नाम सुना था, तो वो श्याओ दाई को कहता है कि ये श्याओ जी कौन है। वो बताती है कि मैंने इसे फीमेल लीड के तौर पर अपने शॉर्ट ड्रामा में रखा हुआ है, उसकी एक्टिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी हैं, इसकी वजह से ही तो हमारा ड्रामा सक्सेस हो रहा है। यही रीज़न थी कि वो वहाँ पर नहीं आ सकती, तो हम लोगों को यहाँ पर आकर सारा सेटअप लगाना पड़ा और अपने ड्रामे की शूट यहाँ पर करना पड़ी, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। वो चैन जैसा ये सारी बात सुनता है, इसी के साथ ही मन ही मन में यही कहता है, लगता है कि इसके पीछे कोई हिडन स्टोरी ज़रूर है। मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं जाकर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस सब की वजह से मैं काफ़ी थक गया हूँ। वो चैन जल्दी से उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उससे कहता है कि ठीक है ओल्ड मैन, तो क्या तुम फिर इस डील के लिए तैयार हो? तो वो कहता है कि एक मिनट बॉस, मेरे पास कहने के लिए कुछ और भी है। अब वो जल्दी से अपना ग्रैंडसन लेकर आ गया था, जो कि काफ़ी मोटा था और भद्दा भी था। और वो कहने लग जाता है कि जैसा कि अब श्याओ जी फेमस हो रही है, तो लोग जो कि मेरे ग्रैंडसन के बारे में हमेशा इसे गिगोलो कहते हैं, तो इस नाम से अब पहचानना शुभ बंद कर दें। इसे भी क्यों ना इस टीम को ज्वाइन कर लिया जाए, ताकि लोग तो इसके बारे में पता चले कि दोनों के दरमियान एक अच्छा सा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। वो चैन ने जैसे उसके ग्रैंडसन को देखा था, तो समझ में आ गया था कि आखिर ये बूढ़ा बंदा क्या चाहता है। और वो खुद से कहता है कि लगता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मुझे इसके लिए सब कुछ नहीं करना होगा। लेकिन फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जितने भी बाकी के गुंडे लोग खड़े हुए थे, तो वो उन्हें इशारा करके कहता है कि बॉस माओ, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसा कि अब इनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर आ जाओ और हम एक सोवेनियर की तरह फ़ोटो ले सकें। अब सारे लोग ही अब वो फोटो शूट में आ गए थे, उनमें गुंडे लोग भी थे, ये बूढ़ा बंदा भी था और वो चैन जो कि मुस्कुरा रहा था, और अब उनकी फ़ोटो खींच ली गई थी। अब रात का वक्त था, वो चैन अपने रूम में बैठा था, तो वो लैपटॉप के ऊपर कुछ सर्च वगैरह करता रहता है। उसने उस बूढ़े बंदे के बारे में भी कुछ सर्च वगैरह की थी, तो उसे पता चलता है कि ये बंदा वेंजू से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक तो कैपिटल के लियो फैमिली से है। इसलिए तो यहाँ पर आकर वो अपनी धौंस जमा रहा था और विलेजर्स को तंग कर रहा था। उसकी वजह यही थी कि क्योंकि इसका बैकग्राउंड में लियो फैमिली थी और ये बंदा कहीं तो फैमिलियर लग रहा है। मुझे लगता है कि जो हांगकांग में सिगरेट फोटोज वगैरह खींचे थे, उसके पीछे इसी बंदे का हाथ था। तो इसका यही मतलब है कि दिंग रुईलोंग भी इसके पीछे इन्वॉल्व है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है, तो ये उठकर दरवाज़ा ओपन करता है, तो सामने देखता है कि श्याओ जी खड़ी है। उसे देखकर पहले तो हैरान हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही थी और वो चैन को कहती है कि बॉस, जब ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा तो क्या मैं मिस श्याओदाई के साथ वापस जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे उससे एक्टिंग सीखनी है। वो चैन उसकी ये बात समझ गया था, उसे पता था कि इसका प्लान क्या है। तो वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम इस सबसे बाहर जाना चाहती हो, मैंने सही कहा ना? श्याओ जी ये सुनते साथ ही रोना शुरू कर देती है और उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब मैं ऑर्फन थी तो इन लोगों ने मुझे बड़ा किया था, और जैसा कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो कमाना भी जानती हूँ। जितना इन्होंने मेरे ऊपर खर्चा किया उसका डबल देने को तैयार हूँ, लेकिन इनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। अभी इतना ही नहीं, बल्कि वो इमोशनल होकर उसे ये भी कहती है कि बॉस, अगर आप मेरी इस रिक्वेस्ट से एग्री करते हैं तो मेरी जो प्रीशियस चीज़ है मैं आपको देने को तैयार हूँ। इसी के साथ ही फिर वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इन लोगों से बचने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो जैन जल्दी से उसके पास जाता है और उसके ऊपर के शर्ट का बटन देते हुए उसे कहने लग जाता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। श्याओ जी जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, वो उसे कहती है, लेकिन सर। वो चैन अब साइड पर मुड़ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे सर भी कहने की ज़रूरत नहीं है,
मेरा नाम है वो चैन और तुम मुझे मिस्टर वो के नाम से अब से पुकार सकती हो। वो फिर थोड़ा सा पानी लेकर आता है और उसे भी एक कप देते हुए कहता है कि तुम ये थोड़ा सा पानी पी लो। और ये तुम्हारे प्रोडक्शन क्रियो है ना, पिछले कुछ दिनों की वजह से काफ़ी इफेक्टिव रहा होगा। तुम्हें अब कल ओवर टाइम करना होगा, तभी तो तुम जाकर अपने सारे इस ड्रामे को कैचअप कर पाओगी। श्याओई उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई थी और फिर उससे कहती है कि हाँ, आपने सही कहा। जैसा कि मेरा फियांसी ने इस प्रोडक्शन को सडनली ज्वाइन कर लिया है, तो हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि इस रेपुटेशन को ना ख़राब करते हुए हमें एक और ड्रामा बनाना होगा जिसका टाइटल है नूडल किंग ऑफ द सॉन्ग डायनेस्टी। और हाँ, इसलिए हमें कल ओवर टाइम भी करना होगा। वो चैन ने जैसे उसकी बात सुनी थी कि तभी साइड पर देखता है कि वहाँ पर अब नई प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया था। वो अब जल्दी से बॉस माऊ के पास जाता है और जाकर उसे ये कहता है कि आखिर आपने सडनली इतने न्यू प्रोजेक्ट पर काम कैसे शुरू कर दिया। बॉस माऊ के हाथ में एक फाइल थी, तो वो ये फाइल वो चैन को देते हुए कहता है कि ये स्क्रीन राइटर ने हमारे लिए एक प्रपोजल रखा है। हम जिस ड्रामे के ऊपर काम कर रहे हैं उसे रूल ना किया जाए, तो इसलिए हम एक और ड्रामे पर काम कर रहे हैं। तो मिस्टर वो, आप भी इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं और ऊपर से इसके सिर्फ एक ही एपिसोड बन पाएगा। वो चैन फिर उस स्टोरी को पढ़ते हुए मन ही मन में ये भी कहता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर है। अगले दिन जैसे ही वो अपनी जगह पर उठा था, तभी विंडो से बाहर देखता है कि श्यावदाई काम कर रही है। तो इसी तरह काम देखते हुए कहता है कि मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कितना ज़्यादा काम करती है। तभी उसे एक बॉम्ब दिखाई देता है। ये देखकर वो कहता है कि ये तो एक डस्ट बॉम्ब है। बस ये देखना ही था कि वो जल्दी से खिड़की से कूद जाता है ताकि जब वहाँ पर पहुँच श्यावदेव और बाकी लोगों को बचा सके। लेकिन वो जैसे वहाँ पर पहुँचा था, तभी देखता है कि अब वहाँ पर शूटिंग चल रही थी और एक बंदा जो कि वहाँ पर शेफ का काम कर रहा था कहता है कि स्पाइसी नूडल बनाना ही मेरी स्पेशलिटी है। वो चैन भी अब जल्दी से जगह पर पहुंच गया था। इवन उसके स्लीपर जो के पाँव में पहने हुए थे वो भी रास्ते में गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें इनकी कोई भी परवाह नहीं थी। ये जैसे भी उस जगह पर पहुंचा तो तभी एक धमाका होता है और ये श्यावदाई और इसी के साथ ही श्यावजी को पकड़ कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसे पता था कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, तो वो अपने सिस्टम को कहता है कि तुम रिसेट हो जाओ। सिस्टम रिसेट होने की वजह से अब ये धमाके वाले पहले की जगह पर पहुंच गया था। जैसे ये पहले कैंप में पहुंचता है, तभी भागकर शूटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। अब वहाँ पर जो बंदा नूडल बना रहा था, तो ये वहाँ पर पहुंचकर उसके पतीले को उठा लेता है और उन लोगों को ये कहने लग जाता है कि तुम इन सीन्स को दोपहर के बाद ही शूट करना। श्यावदी और श्यावजी ये देखकर हैरान हो गई थी और उससे कहने लग जाती हैं कि मिस्टर वो आखिर क्या गलत है। वो चैन उन सभी लोगों को बताने लग जाता है कि ये जो इसकी डेंसिटी ऑफ द डस्ट है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट तक पहुँच गई है। इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और इसी की वजह से कोई हमारे मेन क्रियो को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। बॉस माउ, तुम जल्दी से स्क्रीन राइटर को मेरे ऑफिस में भेज देना क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करना है। थोड़ी देर के बाद ही स्क्रीन राइटर, उसका हुलिया भी काफ़ी बिगड़ा हुआ था, वो उसके रूम में पहुंच जाता है और कहता है कि बॉस, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? तो वो चैन जो कि वहीं पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, उससे कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक नए ड्रामे का स्क्रिप्ट रख दो, क्या तुम वो लिख लोगे? तो वो स्क्रीन राइटर फिर अपने सर को जाते हुए कहने लग जाता है कि वेल मिस्टर माऊ को अर्जेंटली कोई काम चाहिए था। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं इतनी जल्दी उसके लिए कोई स्टोरी लिख सकता। तो मेरा एक कुलीग था, उससे मैंने रब्ता किया। उसके पास एक पुराना स्क्रिप्ट था जो कि वो सेल करना चाहता था और उसकी प्राइस भी काफ़ी कम थी, तो इसलिए मैंने उससे वो स्क्रिप्ट खरीद लिया। वो चैन से कहता है कि तुम ज़रा इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें जिस बंदे ने स्क्रिप्ट को सेल किया है उसकी आईडी का नाम क्या है। वो बताता है कि अगर माउंटेन मूव नहीं करेंगे तो वाटर भी मूव नहीं करेगा, ये उसकी आईडी का नाम है। वो चैन जैसे उस पर्सन की डिटेल के बारे में पता लगाया था, तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे आए हैं और उसके बाद ही उसने ये स्क्रिप्ट हमें थमा दिया। तो ये बात उसे पता चल गई थी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और उसे ये भी पता चल गया था कि जो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं वो किसी और के अकाउंट से नहीं, बल्कि दिंग रोइलोंग के बंदे के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब उसे पता चल गया था कि इसके पीछे दिंग रोइलोंग का हाथ है और ये भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा दिंग रोइलोंग, तुम इसके पीछे हो, तो अब तुम्हें खेल कर मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। वो चाइना बस बूढ़े बंदे के पास गया था और उससे कहता है कि मैं तुमसे बस यही पूछूंगा कि तुम्हारी फैमिली का जो इंचार्ज है उसे तुम यहाँ पर बुला लो क्योंकि मुझे उससे बात करना है। तो वो बूढ़ा बंदा कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर इंचार्ज मैं हूँ, तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझसे कह सकते हो। वो चैन अब टू द पॉइंट बात करते हुए उससे कहता है कि अगर मैं टाइम पर पहुँच कर उस फायर को न बुझाता, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ग्रैंड सन अब तक मारा जा चुका होता। अगर तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है तो तुम्हें यह काम करना होगा
क्योंकि फ्यूचर में तो मैं उसके साथ नहीं होऊंगा, लेकिन बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ज़रूर मारा जाएगा। इतना सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन अब थोड़ा सा घबरा गया था। वो साइड पर जाता है, अपना फ़ोन निकालता है और फिर इंचार्ज को कॉल करते हुए उसे कहता है कि आपको विलेज जल्दी आना होगा क्योंकि यहाँ पर एक मुसीबत है। तकरीबन आधे दिन के बाद ही थर्ड यंग मास्टर ऑफ द लियो फैमिली की वाइफ, जिसका नाम था किंग, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। किंगर को देखते साथ ही ये सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि ये उनकी बॉस जो थी। फिर वो बूढ़ा बंदा किंगर के पास जाता है और उसे कहता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थीं, आपका भाई मारा जा सकता था। ये सारी बातें मुझे वो चैन ने बताई, तो आप उनसे बात कर लीजिए क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। किंगर जो कि वहीं पर बैठ स्मोक कर रही थी, फिर वो उसे कहती है कि वेल इतना अर्सा हो गया, तुम अभी तक भी मैटर्स को सॉल्व करना नहीं जानते, ये काफ़ी एम्बेरसिंग बात है। तो वो बूढ़ा बंदा खामोश हो गया था और इसी के साथ ही काफ़ी शर्मिंदा भी था। अब वो कहती है कि वेल वो पर्सन कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है, तो मुझे जल्दी से यहाँ पर बुला लो क्योंकि मैं अपना यहाँ पर बैठकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वो चैन अब अपना लैपटॉप लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों को बताने लग जाता है कि इन सीन्स को ब्लो अप करने के पीछे किसी ने कोई प्लॉटिंग की है और इसकी वजह से उसकी फैमिली और एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान हो सकता था और वो हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहता है। जबकि किंगर का इन बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं था, उस पर तो इस बात पर ज़्यादा फोकस था कि आखिर ये लड़का है कौन, और वो उससे पूछ लेती है कि तुम कौन हो। तो वो चैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि मेरी जो ली रूबिंग है ना, वो जीएफ है और आप थर्ड यंग लेडी ऑफ द लियो फैमिली हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हम दोनों के दरमियान होता है तो इसका सीधा सीधा बात यही है कि ये लियो फैमिली और ली फैमिली के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा और कोई भी हमसे सीक्रेटली मैसअप कर रहा है तो क्या आप उसे अलाउ करेंगे कि ऐसा कुछ हो। किंगर ये सब कुछ सुनने के साथ वो चैन को कहती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि लियो फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो इसलिए हर बंदे की इन्वेस्टिगेशन कराना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वो चैन उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ कहता है कि इसका डायरेक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट डिंगरो इलोंग के साथ नहीं है, इसलिए इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और ना ही इस मामले में ये खुद को इन्वॉल्व करना चाहती है। और फिर वो किंगर को कहने लग जाता है कि किंगर, अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो ना और तुम्हें सारे मामला से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो तुम क्यों ना इन विलेज के लोगों के लिए टाउन की कवर का काम करो। किंगर आगे से मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि तुम तो ऑलरेडी ही इस कॉन्फ्लिक्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो कि लियो फैमिली और ली फैमिली के दरमियान होने वाला है, तो मैं भी बस तुम्हारे ये मेथड आजमाऊंगी। और एक मंथ के बाद ही इस ड्रामे को ख़त्म कर लिया गया था। इसकी सेलिब्रेशन में एक प्रोग्राम रखा जाता है। वो चैन जैसे जाता है तो डायरेक्टर माउस के पास गया था और उसे कहता है, मिस्टर वू, इसकी प्रोडक्शन तो ऑलरेडी रैप अप हो चुकी है, तुम यहाँ पर थे तो इसलिए सारा काम सुलझाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वो चैन उसे कहता है कि लेकिन थर्ड मिस्ट्रेस कहाँ पर है। डॉक्टर माओ इसके करीब जाता है और इसके कान में कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि वो रूम में अकेले ही इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रही है। तो वो चैन उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं उसे यहाँ पर बुलाने के लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में हम सभी लोगों ने ग्रुप फोटो भी तो लेनी है जो कि कल न्यूज़पेपर पर छप जाएगी। अब जैसे ही वो थर्ड मिस्ट्रेस को बुलाने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ रहा था, तभी साइड के रूम से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इन आवाज़ों को सुनकर वो कहता है कि यह आवाज़ तो जानी पहचाननी है। ओ हाँ, ये तो श्याओ ही की आवाज़ है। ये फिर जल्दी से उसके रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर श्याओ जी चिल्लाकर यही कह रही थी कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम यहीं पर रुक जाओ। और ये कहता है कि हाँ, ये तो वही है जो मैं सोच रहा था। ये फिर लात मारकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि आगे तो वही मोटा बंदा श्याओ जी के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसे तंग किए जा रहा था, जबकि इस सबसे वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तो वो चैन उसे कहता है कि तुमने कितनी ज़्यादा ड्रिंक पीकर रखी हुई है। वो जानता था कि ये ड्रंक है। फिर वो जाकर उसके पिछवाड़े में लात दे मारता है, जिससे वो मोटा दूर जाकर गिरा था। और जब श्याओ जी पीछे देखती है कि ये कौन आ गया, तो उसे पता चलता है कि ये तो मिस्टर वू है। तो मिस्टर वू को देखते साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। वो चैन जल्दी से जाकर उसे सहारा देता है और वो अभी भी रोए जा रही थी। वो चैन उसे कहता है कि जो हमारे सिक्योरिटी ऑपरेशन है वो इतना काफ़ी नहीं है कि इस इंसिडेंट से तुम्हें बचाया जा सके, लेकिन अब ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा हमारी कंपनी में रहते हुए नहीं होगा। वो उसे उठाकर बाहर जा ही रहा था कि तभी साइड पर उसे कुछ बंदों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि चिल्लाकर यही कह रहे थे कि ज़रा इधर आओ, यहाँ पर किसी ने आग लगा दिया है और हर तरफ आग लगी हुई है। जैसे ही उसने उस रूम की तरफ देखा था तो उसे पता चल गया था
कि ये तो थर्ड मिस्ट्रेस के रूम से ही आवाज़ आ रही है। कुछ लोग उसी रूम से बाहर की तरफ भाग रहे थे क्योंकि उनके लिए धुआं में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो ये फिर उन्हीं में से एक बंदे को रोककर कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, जो मेरे साथ लड़की है तुम इसका ख्याल रखो, मैं अंदर जाकर तुम्हारी मिस्ट्रेस को बचाता हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि उसने उस मोटे बंदे को भी बांध के रखा हुआ था। तो वो उसे कहता है कि तुम इस मोटे बंदे को भी अपने साथ लेकर जाना और इसे सिक्योरिटी गार्ड्स को दे देना। तो वो बंदा जो कि वहीं पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था उससे कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पर काम खत्म करने के बाद वो चैन थर्ड मिस्ट्रेस की रूम की तरफ भागने लग जाता है। जैसे उसके रूम में पहुंचा था तो आग लगने की वजह से धुआं ही धुआं था। इसके लिए भी सांस ले पाना काफी मुश्किल था और ये कहता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी सामने देखता है कि वो पड़ी हुई थी, उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी जो कि जल रही थी। और ये सारी सिचुएशन देखकर वो कहता है, ओह अच्छा, तो ये अभी तक इसलिए यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इस आग लगाने के पीछे इसी का हाथ था। और ये सब कुछ देखकर वो मुस्कुराने लग जाता है। अब वो उसके हाथ से उस मोमबत्ती को ले लेता है और जिस पर वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे उसे वापस करो। लेकिन ये भला उसे कहाँ पर वापस करने वाला था, ये उससे छीन चुका था। तो तभी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो उसे कहती है कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। लेकिन ये उसकी कहाँ सुनने वाला था, तो ये जल्दी से जाकर उसे उठा लेता है और तब तक वो भी बेहोश हो चुकी थी। और ये कहता है कि थर्ड मिस्ट्रेस तुम अभी काफ़ी बीमार हो, तो जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जाकर उसने उसे दूसरे रूम में लिटाया था और तकरीबन आधे घंटे के बाद ही उसे होश आ गया था। जैसे ही वो जागी थी इसी के साथ ही काफ़ी हैरान थी, खुद को देखती है और कहती है कि ये क्या हुआ। फिर वो साइड पर देखती है जहाँ पर वो चैन बैठा था। वो चैन उसे कहता है कि लगता है कि इस बार वो आपके लिए यहाँ पर आए थे। तो थर्ड मिस्ट्रेस अपना सर पकड़ते हुए उसे कहती है कि फिलहाल हम इसके बारे में बात ना ही करें तो सही रहेगा, लेकिन मुझे बताओ कि मैं जिस कंडीशन में हूँ तुमने मेरे साथ कुछ किया है क्या। तो वो कहता है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कोई बंदा बेहोश हो या किसी ऐसी हालत में उसका एडवांटेज उठाऊँ। और ऊपर से तुम्हारा जो रूम था उसे पूरी तरह आग लगा दी गई। तो किंगर को अब कुछ याद आना शुरू हो जाता है और वो ये कहने लग जाती है कि ऐसी दुनिया में कोई कम ही लोग होंगे जो कि दिन के वक्त मुझे मारना चाहें। डिंग फैमिली उन लोगों में से है जो कि अंधेरे में किसी के ऊपर वार करती है। तो इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि सेकंड मिस्ट्रेस का ही हाथ है। वो चैन उसकी बात अच्छे से समझ गया था। तो वो उसे यही कहता है, इसका मतलब है कि डिंग फैमिली और सेकंड मिस्ट्रेस आपस में मिले हुए हैं, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें ख़त्म करने का प्लान बनाया। तो आगे अब आप क्या करेंगे, क्या आपने इसके बारे में सोचा है। तो वो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास सिगरेट है। इसके पास थी तो ये फिर सिगरेट भी देता है, लाइटर भी जलाता है। और फिर वो कहती है कि जैसा कि हमारे मोटिव सेम है तो फिर क्यों ना फ्यूचर में हम दोनों मिलकर काम करें। तो वो चैन उसे कहता है कि जैसा कि अब तुमने अपना फैसला कर लिया है और फ्यूचर में हम दोनों मिलकर ही आपस में काम करने वाले हैं, तो फिर क्यों ना कोस्टल ग्रीन सिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया जाए। तो किंगर उसे कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं लियो फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के प्रोजेक्ट के लिए कोई मुसीबत क्रिएट करूं, मैंने सही कहा ना। वो चैन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और उसे दिखाते हुए उसे कहता है कि नहीं, जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो तो दिंग रुई लोंग के लिए काम कर रहे हैं। वो चैन अब इस प्रोजेक्ट की उसे मज़ीद तफसील बताते हुए कहता है कि वो प्रोजेक्ट तो इसलिए लियो फैमिली ने दिंग रुई लोंग को दिया है क्योंकि दिंग रुई लोंग ने उन्हें कहा है कि वो सेकंड मिस्ट्रेस और यंग मास्टर को बगैर कुछ किए 40% प्रॉफिट देने को तैयार है। तो किंगर कहती है, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं इसको लेकर क्या करूं। वो चैन उसे कहता है कि जाकर तुम लोगों को यही बता दो कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये बहुत बड़े ख़तरे में है। अगर वो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो इससे उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। ना सिर्फ उन्हें नुकसान होगा बल्कि इससे लियो फैमिली का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। बस तुम इतना सा काम कर दो और बाकी चीज़ों को तुम मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इन सभी को हैंडल कर लूँगा। किंगर वो चैन की सारी बातें सुनने के साथ उसे कहती है कि अगर तुम्हारा यही प्लान है तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से गुड न्यूज़ सुनने के लिए बेताब रहूँगी। वो चैन अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और उसे कहता है कि अगर हम दोनों के दरमियान सब कुछ सेटल हो चुका है तो जो मेरा प्रोडक्शन क्रू है ना, मैं उसे कल कहीं और लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई कोई मेरे एम्प्लॉय को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। किंगर कहती है कि अगर तुम ये सारा मैटर इसको अच्छे से संभाल लेते हो तो फिर बाकी की चीज़ें तो एक संभाल केसेस हैं, तो उन्हें हैंडल भी तुम ही कर सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। वो चैन फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने फादर इन लॉ को कॉल करते हुए उससे कहता है कि मैं ना कल पिंगजू जा रहा हूँ
और अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो आपका एक दोस्त भी वहीं पर रहता है, तो मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ कि आप मेरा उसके साथ कॉन्टैक्ट करवाएंगे। तो उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि शाओ तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। वो चैन और चीज़ें क्लियर करने के लिए अपने फादर इन लॉ को बताता है कि दिंग रुईलोंग असल में हमारे साथ खेल खेलना चाहता है, इसलिए मैं भी उसके साथ खेल खेलना चाहता हूँ, तो आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी। उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझसे इतने ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुमसे कुछ ज़्यादा सवाल पूछूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। यहाँ पर सारा मामला सेटल करने के बाद ही फिर वो श्याओदाई के पास जाता है और श्याओदाई को यही कहता है कि जो भी तुम्हारा प्रोडक्शन क्रू है ना, कल तुम उसे मोडो लेकर चले जाना और ज़ोयू को सिखाने के लिए तुम उसे कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह और बेसिक या एंशिएंट एंटीक सिखा देना। तो वो भी फिर कहती है कि तुम्हारा भी उसके लिए कोई प्लान है। वो चैन कहता है कि अगर कोई भी और एक्सीडेंट नहीं होता और तुम लोग भी मोडो वापस चले जाते हो तो तुम्हें एक और फिल्म को शूट करना होगा। श्याओदाई काफ़ी खुश हो गई थी और वो उससे कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो, ये सब कुछ मैं अरेंज कर लूँगी। वो चैन श्याओदाई के करीब बैठ गया था और फिर उसे यही समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा ये जो टास्क है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुम जैसे वापस जाओगी ना तो तुम्हें एक अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर अपना नाम कमाना है। तुम्हारे लिए करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिस्टर माओ मेरे साथ जा रहे हैं तो तुम वहाँ जाते साथ ही मिस्टर श्याओगू को ढूंढना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर देगा। वो ये कहती है कि ठीक है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब ये पिंगजू के ऑफिस में पहुँच गया था और सेक्रेटरी जैंग को कहता है कि ये टी मेरे अंकल ली ने भेजी है ताकि मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप इसे ट्राई कीजिए। तो सेक्रेटरी जैंग ने जैसे ही उस टी को लिया था तो खुश होते हुए उससे कहता है कि मेरे दरमियान और ओल्ड डी के दरमियान कुछ भी चीज़ें अनफेमिलियर नहीं हैं, तो तुम्हें जो कुछ भी मुझसे चाहिए तुम उसकी मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो और मैं पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। वो चैन अब खुलकर बात करना शुरू कर देता है और सेक्रेटरी जैंग को बताता है ये जो ग्रीन कोस्टल सिटी है ना, वो मैंने सुना है कि उसकी सेल्स स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ उस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ गड़बड़ है, तो मैं चाहता हूँ उसे जल्द से जल्द स्टॉप कर दिया जाए क्योंकि इससे पहले कि कुछ उसके साथ बुरा हो जाए। तो सेक्रेटरी जैंग अब सीरियस हो गए थे और उससे कहते हैं कि ओह अच्छा, तो उसमें भला क्या बुरा है। वो चैन अपना मुंह उसके कान के करीब लेकर जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। सेक्रेटरी जैंग ने जैसे ही सारी बातें सुनी थी उसी के साथ ही हैरान हो गया था और उसे कहता है ओ अच्छा, तो ये सब कुछ इस तरह है। वो चैन उन्हें मजीद बताते हुए ये कहता है कि ये जो रियल इस्टेट है अभी तक उसकी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई और ऊपर से अभी तक वहाँ पर लोगों को स्कैम करने का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। तो अगर हम वहाँ पर जाकर उन लोगों की मदद करते हैं तो ये जो बिल्डिंग जो कि एम्प्टी रहेंगी, जो कि शहर जो कि कोस्ट सिटी में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इस प्रोजेक्ट को मैं अपने हाथ में लेता हूँ और उसे रीडेवलप करता हूँ, फिलहाल के लिए मेरे पास बस तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि तुम उसे अप्रूव कर दोगे तो मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है। सेक्रेटरी जैंग जो कि उसकी बातों को काफ़ी सीरियसली ले रहे थे फिर उससे कह देते हैं कि हाँ मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। वो चैन उनके कप में टी डालते हुए कहता है कि मुझे आप बस इस बात का प्रूफ दे दें कि ये जो यहाँ पर डेवलपर्स हैं ना, इनका अगली फेस मैं पब्लिक के सामने लेकर आऊँ, लोगों को दिखाऊं कि ये लोग किस तरह दूसरे लोगों को धोखा देते हैं। सेक्रेटरी जैंग अब खुश हो गए थे, उन्हें ये सारी बात समझ में आ गई थी। पहले तो उन्हें लगा था ये उससे कुछ बड़ा मांगेंगे, लेकिन इसने सिर्फ उनसे इतना ही कुछ मांगा था। तो वो कहता कि बस इतनी सी बात थी, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सपोर्ट होगा। और तकरीबन आधे दिन के बाद ही दिंग रुईलोंग को किसी की कॉल आ जाती है जो कि उससे कहने लग जाता है कि यंग मास्टर, तुम्हारे जो ग्रीन कोस्टल सिटी का प्रोजेक्ट है ना, उसे रोकने के लिए कुछ बिल्डोजर वगैरह आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरा सच जानना है। जिस पर दिंग रुईलोंग हैरान होते हुए कहता है कि कौन सा सच, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। तो वो कुछ वीडियो और फोटोज़ वगैरह बनाकर उन्हें सेंड कर देता है और कहता है कि यंग मास्टर, आप ज़रा इन्हें गौर से देखिए। उन फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह को देखने के साथ ही वो हैरान होता है और दिंग रुईलोंग अपने बंदे को कहता है कि आखिर वो लोग किस चीज़ की खुदाई कर रहे हैं। तो आगे से वो बंदा भी कहता है कि फ़िलहाल हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। दिंग रुईलोंग को ये सुनने के साथ ही काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है तो फिर अपनी नज़रें उनके ऊपर जमाए रखो, जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता हो तभी मुझे कॉल करना। तो उसी साइट पर हम फिर वो चैन और मिस्टर जैंग को देखते हैं। मिस्टर जैंग उसे कहता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे सिटी में बिल्डोजर्स हैं मैंने उन्हें यहाँ पर बुला लिए हैं और वो 3 घंटे में ये पूरी जगह को साफ कर देंगे। वो चैन कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है और ये काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब इसी साइट पर कुछ रिपोर्टर्स वगैरह भी आ गए थे
कि उन्हीं में से फिर एक रिपोर्टर कहने लग जाता है कि मिस्टर वू, मिस्टर माओ, आखिर यहाँ पर तुम किस चीज़ को डिग अप कर रहे हो। वो चैन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि तुम्हें इस बात का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। और तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि तभी एक बंदे को कोई चीज़ मिल जाती है और वह चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर वो, मैंने उसे ढूंढ लिया। तभी दूसरा बिल्डोजर वाला बंदा कहता है कि मैंने भी उसे ढूंढ लिया। और साइड पर खड़ा हुआ तीसरा बिल्डोजर वाला बंदा कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे ढूंढ लिया। इस सारे मामले को देखने के साथ वो रिपोर्टर लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। वो चैन अब उस जगह पर जाकर खड़ा होता है और बाकी सभी लोगों को बताने लग गया था, तुम लोग बिल्कुल सही समझे। ये जो ग्रीन कोस्टल सिटी का ग्रीन गार्डन है ना, असल में ये एक घोस्ट माउंटेन है। तो ये जो ग्रीन कोस्टल सिटी है ये इसी के ऊपर बनाया जा रहा था, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से ग्रेव यार्ड के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। अब रिपोर्टर लोग तो जल्दी से अपने कैमरास वगैरह लगा लेते हैं और वो ये कहने लग जाते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि कोई ग्रेव यार्ड को भी घर बनाकर बेच सकता है। भला ये किस किस्म के इंसान हैं, ये कितने ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं, आज हमें पता चला और बाकी लोगों को भी हम ये दिखाएंगे। और आधा घंटा हुआ था कि ये टॉपिक अब हर लोगों के ज़बान पर था और वो सारे लोग ही इसके खिलाफ काफ़ी अच्छी अच्छी कंपेनें चला रहे थे और इसके बाइकआउट तक की बात कर रहे थे। डिंगरू लोंग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि वहाँ पर एक ग्रेव यार्ड थी, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। और साइड पर खड़े हुए बंदा वो भी काफ़ी हैरान था, उससे गुस्से से कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और होम ओनर्स को उनके जितना भी रिफंड है तुम वो जाकर वापस कर दो और उन्हें जो भी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह लोगों ने पे किए हैं वो भी तुम उन्हें वापस कर दो। और इतना ही नहीं बल्कि वो तो गुस्से से उससे ये भी कह रहा था कि चाहे तुम्हें कितने भी इसमें पैसे क्यों ना स्पेंड करना पड़े, तुम ऐसा दिखाना कि हम लोग भी मासूम हैं, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर एक घोस्ट माउंटेन है और हमें लोगों को भी विक्टिम के तौर पर दिखाई देना चाहिए। अब जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब से आधे दिन के बाद ही मिस्टर वो जैसे सेक्रेटरी जैंग के पास गया था तो सेक्रेटरी जैंग इसे देखकर खुश होते हुए कहता है कि तुमने इतने थोड़े से समय में इतना बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, इसका मतलब है कि तुम ओल्ड ली से बहुत कुछ सीख चुके हो। जबकि वो चैन जो कि काफ़ी सीरियस था तो वो सेक्रेटरी जैंग को कहता है कि तुमने तो मुझे बैफल कर दिया। तुम्हें पता कि अगर ये मामला जल्दी सेटल ना हुआ तो हम इसके ऊपर आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे, तो ये सारी बातें जो हमने अभी की हैं यूजलेस बन जाएंगी। तो फिर वो सेक्रेटरी भी कहता है शाहू तुमने सही कहा, लेकिन मैं इतने अरसे से पेंगजू में रहता हूँ तो मुझे भी इस घोस्ट माउंटेन के बारे में नहीं पता था, लेकिन तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चल गया। वो चैन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि ये जो इंसिडेंट है ना, ये लेट किंग डायनेस्टी में हुआ था, जब एक टाइपिंग जनरल अपनी बैटल किंग सोल्जर के अगेंस्ट लड़ता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, उनकी तादाद हज़ारों में थी और उन्हें यहीं पर दफनाया गया था। और इसके बाद जब भी यहाँ पर रेन वगैरह होती थी तो इन घोस्ट के चिल्लाने की आवाज़ हर जगह फैल जाती थी। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों ने अपनी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दी, इसलिए ये जगह वीरान हो गई। और वक्त के साथ साथ ये स्टोरी भी लोगों के जहन से उतरती गई और लोग इसके बारे में भूल गए। जबकि वो चैन मन में ये भी कह रहा था कि असल में सच्चाई इसकी यही है कि पिछले हज़ारों सालों में ना, मैं जब भी रिग्रेस करता था तो मुझे बॉडीज़ को ढूंढने में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने इस जगह को भी खोदा तो मुझे सबके बारे में पता चला कि एक घोस्ट माउंटेन भी पेंगजू में पाया जाता है। तो सेक्रेटरी जैंग उसकी सारी बातें गौर से सुन रहा था और फिर वो आपसे यही कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम उसे रीडेवलप कैसे करोगे। वो चैन उसे बताता है कि असल में मैं इस गार्डन को डिमोलिश कर दूंगा, इसकी जगह पर एक टेंपल बनाऊंगा ताकि जितने भी घोस्ट लोग हैं ना वो यहाँ पर आकर वर्शिप कर सकें। इसके बाद ही ये जहाँ पर रेजिडेंस बनाए गए हैं उन्हें मैं गिरा कर वहाँ पर फिल्मिंग की जगह बनाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर फिल्मिंग की शूटिंग वगैरह करूँगा ना तो तभी लोगों का इंटरेस्ट इस जगह में बनना शुरू हो जाएगा और ये जगह उनकी अटेंशन हासिल कर लेगी। जबकि इसी टाइम पर दूसरी जगह पर हम सेकंड मास्टर जिनका नाम था जिंग और उसके साथ जो थी वो लियो की सेकंड मिस्ट्रेस थी, वो भी वहीं पर बैठी थी। और सेकंड मास्टर कहता है कि थर्ड मिस्ट्रेस आपने जो हमें इंटरनल न्यूज़ दी थी उसकी वजह से हमारे पैसे तो बच गए, वरना अब तक तो हमें आग लग चुकी होती। सेकंड मिस्ट्रेस भी अपनी चालबाजी दिखाते हुए कहती है और उससे थर्ड मिस्ट्रेस को मक्खन लगा रही थी और कह रही थी कि आपकी मदद के बगैर तो अब तक हमें काफ़ी नुकसान हो चुका होता। जबकि उनकी ये बातें सुनकर थर्ड मिस्ट्रेस जो कि जानती थी ये सिर्फ उसे ऊपर ऊपर से मक्खन लगा रहे हैं, तो वो उन दोनों को कहती है कि वेल आखिर हम सभी लोग फैमिली जो हैं तो इसलिए करना पड़ता है।
जबकि सेकंड मिस्ट्रेस अंदर ही अंदर ये भी कह रही थी कि वेल मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम कब तक अपनी इमेज को इस फैमिली में सुधार कर रखोगी। जबकि किंगर मन ही मन में ये कह रही थी कि वेल लियो फैमिली तो इस वक्त मुसीबत में नहीं फंसी हुई, लेकिन मेरे लिए मुसीबत की कारण ये सेकंड मिस्ट्रेस है और ये जो सेकंड मिस्टर हैं इन दोनों को तो मुझे कोई ठिकाने लगाना होगा। लगता है कि वो चैन हमारी पार्टनरशिप इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, फ्यूचर में भी मुझे तुम्हारी हेल्प लेना पड़ सकती है। वो चैन जो कि अब सेक्रेटरी जैंग के साथ अलविदाई बातें कर रहा था, तभी उसे इसका मैसेज रिसीव होता है जिस पर वो ये कह रही थी कि अभी तक हमारी ये पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हुई, फ्यूचर में भी हमें मिलकर काम करना होगा। अगर कभी तुम्हारे पास टाइम हो तो अगर तुम इसके बारे में मुझसे बात करना। तो ये मैसेज पढ़ने के साथ वो भी मन ही मन में यही कहता है कि लगता है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक दिन वो चैन बैठा हुआ ड्रिंक पी रहा था कि तभी ही उसे उसका मैसेज आता है जिसमें वो उससे यही कह रही थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब जैसे स्पेसिफिक टाइम के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि 48 घंटे के बाद ही तुम बीजिंग एयरपोर्ट के कैफे लॉन्ज में आ जाना क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। और 48 घंटे के बाद ही ये फिर उसी कैफे लॉन्ज में पहुँच गया था। इधर उधर लोगों को देखता है, इसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है और वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी से मैसेज आता है जिसमें उसने यही कहा था जो तुम्हारे सामने आंटी है ना तो उसके पीछे पीछे जाना, क्योंकि इसके सामने अब एक आंटी आकर खड़ी हो गई थी। तो ये इस आंटी को देखता है तो हैरान होता है और कहता है कि ये आंटी तो, लेकिन वो मजीद उससे कोई बात करता कि सामने टैक्सी के पास वो जाती है, उसका दरवाज़ा ओपन करती है और उससे यही कहती है कि अब तुम भी गाड़ी के अंदर आ जाओ। ये फिर उसे फॉलो करते करते एक रूम के अंदर पहुंच गया था। तो वो आंटी फिर उसे कहती है कि तुम भी रूम के अंदर आ जाओ। कि फिर वही बूढ़ी औरत अपना मास्क हटाती है तो उसे पता चलता है ये तो किंगर है। किंगर उसे बताती है कि उस जो सिचुएशन पेंगो में हुई थी, सेकंड मास्टर मुझे क्लोजली देख रहे हैं, उसके लोग भी मेरा पीछा कर रहे हैं, तो भला मैं तुमसे कैसे मिल सकती थी, इसलिए मुझे ये मेथड आजमाना पड़ा। फिर वो एक सोफे के ऊपर बैठ जाती है और उसे भी इशारा करके कहती है कि तुम भी यहीं पर बैठ जाओ। और उसे तफसील से बताते हुए कहती है कि तुम्हारी जो लियो फैमिली और डिंग फैमिली के दरमियान जो कुछ भी हुआ था ना, उसके ऊपर बाद में हमारे ऊपर नज़र रखी गई तो पता चला कि ये तुम्हारे दरमियान और डिंग रुइलोंग के दरमियान एक छोटा सा फड्डा है, वो भी एक औरत को लेकर। और इसी सिलसिले में तुमने रुइलोंग के दो बंदों से छुटकारा तो हासिल कर लिया, लेकिन लियो फैमिली और डिंग फैमिली की नज़रों में ये एक बस कुछ नहीं वेस्ट था, क्योंकि उन दोनों की उनकी आंखों के सामने कोई भी औकात नहीं थी। और डिंग रुइलोंग जो भी करना चाहता है वो ये सब कुछ इसलिए खुले में कर रहा है क्योंकि डिंग फैमिली के जितने भी एल्डर लोग हैं ना, उनका एक अल्टीरियर मोटिव है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? और ये भी फिर उसे मजीद तफसील बताते हुए कहती है तुम्हें तो अच्छा पता है कि ये जो ली फैमिली के लोग हैं ना, इनकी गवर्नमेंट में हाई रैंकिंग है, इसलिए तो डिंग फैमिली ली फैमिली के साथ जाती है। और अभी अभी तुमने सुना होगा कि डोंग फैमिली और मा फैमिली और बाकी की चारों फैमिलीज ने भी एक सऊदी अरेबिया में लॉन्च होने वाले सोलर पावर फ्यूचरिस्टिक सिटी में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। उन लोगों को नहीं पता कि उनसे उन्हें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं की स्ट्रेटजीज में ही है। वुचेन उसकी बातें सारी गौर से सुनता है और फिर उसे कहता है कि लगता है कि जो उनका टारगेट है उससे तुम्हें कोई इशू है। किंगर उसे बताते हुए कहती है कि वेल अगर मैं तुम्हें सब कुछ सही सही बताऊं तो ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, इसका जो इंचार्ज है वो असल में मेरा हस्बैंड ही है और वो भी लियो फैमिली से बिलोंग करता है। तो वेल वो तो सऊदी अरेबियन प्रिंस को इसको अपोज भी करने के काफ़ी करीब था। और ना सिर्फ इतना बल्कि वो तो प्रिंसेस से मिलने के लिए गया था क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था। तो जैसे उससे मिलने के लिए जाता है तो उसका फ़ोटो खींच लिया गया था और फिर एविडेंस के तौर पर मेरे हस्बैंड को धमकाया जाता था और इसी वजह से उसका सही से यूज़ किया गया। वो चैन उसकी ये सारी बातें समझते हुए कहता है इसका मतलब है कि बाकी की तीनों फैमिलीज ने भी उसे डराने के लिए ये सब कुछ किया होगा। वो कहती है कि हाँ, और जो उसकी जो फ़ोटो खींची गई थी फ़िलहाल तो वो डिंग रुइलोंग के हाथों में है और वो यही चाहता है कि जो मेरा हस्बैंड सऊदी अरेबिया गया था वहाँ पर जाकर वो चीज़ों को ख़राब करे और इस प्रोजेक्ट में 30% शेयर लियो फैमिली का है उसे 10% काट दिया जाए। और ऊपर से वो ये भी चाहते हैं कि ये जो लियो फैमिली का सेकंड हस्बैंड है ना, उसे पोजीशन ऑफ मैनेजर दे दी जाए। वो चैन उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि डिंग रुइलोंग के पास जो तुम्हारे हस्बैंड के फ़ोटोज़ हैं तो मैं उन्हें कहीं ठिकाने पर लगा दूँ? वो कहती है कि हाँ, तुम्हें तो पता है कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह जानती हूँ,
और वैसे भी अगर मुझे उसके साथ रहना है तो इन सारी चीज़ों को मुझे ही सुलझाना होगा, और ऊपर से मेरे पास इतना टाइम भी तो नहीं होता कि मैं कहीं आ जा सकूं, तो इसलिए ये तुम्हें ही करना होगा। मैं तुमसे बस दो ही काम चाहती हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पहला तो ये कि मैं चाहती हूँ कि उन फोटोज से तुम छुटकारा हासिल करवा दो, और दूसरा ये कि जो लियो फैमिली के शेयर 10% हो गया था उसे दोबारा से 30% करवा दो। वो चैन उसकी बातें सुनता है और कहता है कि जैसा कि अब हम लोग कॉपरेट करने वाला हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ डील करने के लिए रेडी हूँ, तो तुम्हें भी मेरी कुछ कंडीशंस वगैरह को मानना होगा। किंगर कहती है कि हाँ, मुझे बताओ कौन सी कंडीशंस हैं। वो चैन फिर उसे अपनी शर्तें बताते हुए कहता है कि मुझे प्राइम टाइम एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट, वो भी 300 मिलियन राइड के बदले में चाहिए। जो हमारे 5 ड्रामाज होंगे ना, उसके सारे जो सेटेलाइट टीवी स्टेशन हैं कंट्री में जितने भी हैं उनके ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, वो भी प्राइम टाइम के ऊपर। और ऊपर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होंगे ना, वो हवांची फैशन की होंगे और सैनलैंड ग्रुप के होंगे। और इसके अलावा जो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नई फिल्म है और जो हम नया बेस बनाने वाले हैं टेलीविज़न का, उसे भी वहाँ पर दिखाया जाए। किंगर जो कि वहीं पर बैठी हुई समोक कर रही थी, उसकी बातें भी गौर से सुनती है। उसे कहती है कि ये जो तुम्हारा लालच है ना, ये छोटा नहीं है, लेकिन लियो फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो तुम्हारी क्या कंडीशंस इतनी सिंपल हैं? तो वो चैन अपने मन ही मन में खुद से ये कह जा रहा था कि दोंग जुआन ताओ की डेथ जो कि दोंग फैमिली में होने वाली है, और ही शी किंग जो कि दिंग रुइलोंग के खिलाफ टेस्टिफाई करेगी, इससे दोंग फैमिली और इनके दरमियान आपस में फड्डा हो जाएगा। दिंग रुइलोंग मारा जाएगा और दोंग फैमिली भी आपस में स्प्लिट हो जाएगी। और ऊपर से वो ये भी जानता था कि अगर इनके दरमियान सिचुएशन कोई भी ख़राब हो जाती है, तो सऊदी अरेबिया में या मिडल ईस्ट में जो कोई भी आगे काम होगा उससे ज़्यादा जो मैं फ़ायदा वो तो दोंग फैमिली को होगा। तो इसकी वजह से हो सकता है कि दोंग फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। अगर दिंग लॉन्ग का यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो इसकी वजह से उसे काफ़ी सारी फंडिंग मिल जाएगी, और मैं जो दिंग फैमिली के साथ मिलकर, सिस्टर रॉन्ग के साथ मिलकर, ब्रदर ली कू और बाकियों के साथ मिलकर उसे हंट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं रहेगी कि हम उससे कोई नुकसान पहुंचा सकें। तो मुझे चाहिए कि दोंग फैमिली को इससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। मिडल ईस्ट में जो भी अब प्रोजेक्ट होने वाला है उससे उस फैमिली को निकाल दिया जाए, और मेरे जो अपने लोग होंगे मुझे उन सिचुएशन में उन्हें फिट करना होगा, तभी फ्यूचर में जाकर मुझे इन सभी चीज़ों का फ़ायदा होगा। इन सारी बातों को सोचने के साथ ही फिर वो किंगर को कहता है कि ये जो 4 मेजर फैमिलीज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें से दोंग फैमिली को निकाल दिया जाए। लियो फैमिली मिडल मैन के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और वो फैमिली को दोंग फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में रिप्लेस कर दिया जाए। किंगर अब जैसे ये सुनती है, इसी के साथ ही हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि दोंग फैमिली को इससे निकाल दिया जाए। वो उसे ये भी बताती है कि ये दोनों दिंग फैमिली और ली फैमिलीज के बड़ों का मामला है, और वो दोनों इसको लेकर अच्छे से फाइट कर सकते हैं। हम छोटे इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए उससे बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। वो चैन उसे कहता है कि मैंने कहा कि मेरी एक ही कंडीशन होगी कि दोंग फैमिली को इससे निकाल दिया जाए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम ये काम करो। किंगर उसे कहती है तो फिर क्या तुम इस मामले को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे? वो चैन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि दोंग फैमिली इस फाइट से बाहर चली जाए, और फोटोज़ के मामले को हैंडल करना तो मेरे लिए काफ़ी इजी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मिडल मैन के तौर पर वो फैमिली को इसमें लेकर आओ, बस इतना सा काम करो दो। इस पर किंगर करीब आते हुए उससे कहती है कि पहले तुम दोनों काम ख़त्म कर दो कि दोंग फैमिली को बाहर निकाल दो, और ऊपर से जो तुम्हारा दूसरा टास्क है उसे भी कंप्लीट कर दो, तो बाद में मिडल मैन के तौर पर लियो फैमिली इसमें ज़रूर आएगी। वो चैन कहता है कि ठीक है, और 1 घंटे के बाद ही ये फिर लिटिल जाओ को कॉल करता है और उसे कहता है कि ये मैं हूँ वो चैन। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दोंग चैंगिंग अब फ्रीक्वेंटली होशिया से मिडल ईस्ट या फिर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं आ जा रहा? और बिल्कुल इसी टाइम पे दोंग चैंग उसी के 11th डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था। वो 11th डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था, और बाकियों को ये कह रहा था कि आज तो मैंने 40 मिलियन जेन की बोतल ऑफ वाइन खरीदी है, तो क्या लिटिल जाओ की मॉम यहाँ पर आएगी? जाओ भी वहीं पर मौजूद थी, और वो भी इन सभी की बातों को नोटिस करते हुए वो चैन को कहती है कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसा कस्टमर आ तो रहा है, लेकिन क्या तुम भी उसका पीछा कर रहे हो? तो वो चैन जाओ को कहने लग जाता है कि मैं तुमसे अब सीधा मुद्दे पर बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोंग चैंगिंग मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए,
तो क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? तो जाओ कहती है कि तुम्हें पता है कि इसमें हर किसी की सैक्रिफाइस होगी, तो क्या तुम उन सभी को कैसे कंपनसेट करोगे? तो वो चैन उसे कहता है कि वेल ये मिशन तो काफ़ी टेरिबल है, लेकिन अगर तुम इसे कंप्लीट करती हो तो तुम जो चाहो मैं वो करूँगा। जिस पर जाओ कहती है कि ठीक है, अगर तुम इस बात को एग्री करते हो तो फिर हम चीज़ों को यहीं पर है बंद करते हैं। कॉल को ख़त्म करने के बाद ही तुम्हें जल्दी ही ये सारी न्यूज़ मिल जाएगी। अब जाओ जल्दी से मिस्टर चैंग के पास जाती है और कहती है कि मिस्टर डोंग क्यों ना हम इस जगह को प्लेस कर लें, हम उस जगह पर जाएं जहाँ पर हम सिर्फ दोनों ही हों और इस सारे ड्रिंक को खुद ही इंजॉय करें। वो कहता है कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद ही ये फिर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो जैसे रोमांस शुरू करता है, तो वो आगे से कहती है मिस्टर डोंग क्यों ना पहले तुम शॉट ले लो। तो वो कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं अभी जाकर शॉट लेता हूँ। उसके शॉट ले जाने तक जाओ ने वहाँ पर मौजूद उसके कंप्यूटर में सभी चीज़ों को कॉपी कर लिया था जो कि उसके काम के आने वाली थी। अब वो भी इतने में मिस्टर डोंग भी शॉट लेकर वहाँ पर आ जाता है। आते साथ ही इससे चिपक गया था, तो ये कहती है कि जो तुम वाइन लेकर आए हो क्यों ना पहले उसे ख़त्म कर लिया जाए, बाद में बाकी के काम किए जाएं। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ड्रिंक पी ली जाए। और इतनी ज़्यादा ड्रिंक पीने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और तकरीबन 1 घंटे के बाद ही ये फिर उसके साथ सेल्फी लेकर वो चैन को सेंड कर देती है। वो उससे ये कहती है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो जब तुम यहाँ पर आओ मुझसे मिलोगे तभी ही मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। वो कहता है कि मैं कुछ यहाँ पर चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ और 2 दिनों के बाद ही मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। इस मामले को हैंडल करने के साथ ही फिर वो खुद से ये कह रहा था कि डोंग फैमिली तो अब मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट से निकाल दी जाएगी, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि दिंग लॉन्ग से मैं फोटोग्राफ को कैसे वापस लूँ, तो मुझे कोई ना कोई प्लान तो फिगर आउट करना होगा। और फिर इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वो चैन ली रूबिंग के पास पहुंच जाता है। वो ली रूबिंग उसे कहती है कि फैमिली तुम यहाँ पर आ ही गए। वो काफ़ी गुस्से में भी थी और उससे रूडली बात करते हुए कहती है कि कितने दिन हो गए तुम हांगकांग गए थे, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने एक दफ़ा भी मुझे कॉल नहीं किया और अब अचानक से मेरे सामने आ गए। वो चैन जल्दी से ली रूबिंग के करीब आकर खड़ा हो गया था, लेकिन ये अभी भी उससे रूडली बात करते हुए कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये जो भी कर रहे हो ना इसके बारे में मत सोचो। लेकिन वो चैन उससे आगे कुछ और कह पाती उसे किस शुरू कर देता है और तकरीबन 3 मिनट तक वो किस करते रहते हैं। और इसी बीच ली रूबिंग काफ़ी शर्मा भी रही थी। 3 मिनट के बाद ही वो खुद को छुड़वाते हुए उसे कहती है कि ये काफ़ी अनोइंग है, लेकिन चलो जो भी यार ठीक है, अब तुम पॉइंट पर आ जाओ क्योंकि अब तुमसे नाराज़ होने का मेरे से तो कोई तुक नहीं बनता। मुझे बताओ कि तुम इतने दिन क्या करते रहे थे। वो चैन अब रिलैक्स हो गया था और फिर मुस्कुराता हुआ उससे कहता है कि असल में शायद एक मुसीबत में फंस गई थी, वो भी दिंग रुई लोंग की वजह से। तो मैं बस उसे इस मामला से बाहर निकालने में फंस गया था, तो इतना टाइम लग गया। और ऊपर से जो प्रोजेक्ट था पेंग चाउ से, तो उससे भी तो मुझे और बाकी लोगों से छुड़वाना था। ये सारी खबरें सुनने के साथ ही अब तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो यही कहती है कि अगर उसने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को खो दिया, इसका मतलब है कि उसे कुछ भी $100 मिलियन का नुकसान भी हुआ होगा। तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो तो तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं तुम्हें उसके लिए माफ़ करती हूँ। वो चैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि बस तुम ये न्यूज़ सुनने के साथ ही मुझे माफ़ करने के लिए तैयार हो गई। अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताया ही नहीं। ली रूबिंग एक दफ़ा फिर से शर्मा गई थी और उसे पता नहीं था कि आखिर इसकी ट्रू फीलिंग क्या है। कि इतने में वूचन पीछे से कुछ फ्लावर्स निकालता है और उसे कहता है कि माय डियर मिस ली, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे 1 महीने और 6 दिन दूर जो रहा था और मैं इस दौरान तुम्हारे बारे में कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब मैंने ना सोचा हो। ली रूबिंग उन फ्लावर्स को हासिल करने के साथ ही खुश हो जाती हैं और फिर उससे कहने लग गई थी कि वेल मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे कभी फ्लावर्स भी दोगे, लेकिन 1 मिनट, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम मुझे ज़रूर किसी ट्रिक में फंसाना चाहते हो, तो सीधे सीधे बताओ कि क्या बात है। वो चैन जल्दी से आकर उसे हक करते हुए कहता है तो अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में पता चल गया, इसलिए तो तुम भाई रूबिंग हो, तुम सच में काफ़ी जीनियस हो और मैं तुमसे इतना ज़्यादा इसलिए तो प्यार करता हूँ। और वहाँ पर फिर खड़े रहकर उसे जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में ली रूबिंग को बता देता है और उसे 4 बिग फैमिलीज और मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट के बारे में भी अच्छे से बताता है।
ली रूबिंग उसकी ये सारी बातें समझने के साथ कहती है, ओ अच्छा तो ये सब कुछ चल रहा था। वो चैन फिर उसे कहता है कि मुझे लियो फैमिली के थर्ड हस्बैंड के मामले को भी समझाना है, क्योंकि उसके जो प्रिंसेस के साथ फोटो थी ना, वो फिलहाल दिंग रुई लुंग के पास है। उसकी टेरिटरी में तो उसे हराना मुश्किल होगा, तो उसे फिर क्यों ना ईस्ट में बुलाया जाए। रूबिंग तुम भी ऐसा काम कर सकती हो और उसे हम दोनों मिलकर इसी तरह चमका दे सकते हैं। और प्लान बस सिंपल सा है, मैं ईस्ट में जाऊंगा और किसी ड्रिंक वुमन के साथ अपने लिए एक रूम बुक करूंगा, और तुम ऊपर से आ जाना और ऐसे एक्ट करना कि तुमने मुझे किसी और औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। और जैसा कि हमारे पिछले स्कैंडल्स भी हुए थे, इसकी वजह से मेरी ह्यूज रेपुटेशन भी थी, लेकिन तुम इसके बारे में कोई केयर नहीं करती थी, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी थे। लेकिन इस दफ़ा तुम्हें मेरी ट्रू नेचर के बारे में पता चलेगा, और तुम यही कहोगे कि आखिर मैं तुम्हारे जैसे मर्द के साथ क्या कर रही हूँ, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। और इसी तरह हम आर्गूमेंट करेंगे और फिर बाद में ब्रेकअप कर लेंगे। और जब ये सारी सिचुएशन के बारे में दिंग रुईलोंग को पता चलेगा, तो वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखने के लिए जल्दी से ईस्ट में आ जाएगा, एक ग्रीडी डॉग की तरह। और जैसे वो यहाँ पर आएगा तो वो तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहेगा। ली रूबिंग कहती है कि अगर हम दोनों ने ब्रेकअप कर भी लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे फॉलो करेगा, तो मुझे इसके लिए कोई और काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो मुझे फॉलो कर पाए। वो चैनो से कहता है कि मेरे प्यार, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि दिंग रुईलोंग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। जब उसे पता चलेगा कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ, तो वो तुम्हारे पीछे ज़रूर पड़ेगा, और तुम जितना ज़्यादा उसे इग्नोर करती रहोगी, वो उतनी तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए इस तरह के काम करता रहेगा। और तब तक मैं भी उन फोटोज़ को हासिल कर लूँगा जो उसके पास हैं। ली रूबिंग उसका प्लान सुनने के साथ कहती है कि मुझे तुम्हारा ये जो प्लान है बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से इसको लेकर एग्री कर रही हूँ। और जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें फिर मुझे कंपनी भी देना होगी। वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर देंगे, तुम ना भी कहती फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहता। और जितने दिनों मैं तुमसे दूर रहा हूँ, बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ। और तकरीबन एक दिन के बाद ये लोग अपने प्लान के ऊपर काम करते हैं, और इनके ब्रेकअप की खबर अब रूबिंग उसके पास पहुंच गई थी। और दिंग रुईलोंग यही कहता है कि अच्छा, तो उन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब ये काफ़ी खुश हो गया था, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था, और ये कह रहा था कि मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई जिसका मैं वेट कर रहा था। अब वो वक्त आ गया ली रूबिंग, जब मैं तुम्हारे साथ हूँगा और मैं तुम्हें उन सब से बचा लूँगा। और तकरीबन आधा ही दिन हुआ था कि ये अपनी स्क्रीन पर देख रहा था कि अब तो वो उससे बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, और इवन उसने कुछ सामान वगैरह भी उठाया हुआ था। ये देखकर वो चैन मुस्कुराते हुए उसे कहता, दिंग रुईलोंग, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ग्रीडी डॉग हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना जल्दी ली रूबिंग के पास पहुंच जाओगे, लेकिन तुम तो उससे भी जल्दी उसके पास पहुंच गए। ये फिर जिस होटल में वो स्टे करने वाला था ना, उसका रजिस्ट्रेशन सिस्टम कोई हैक कर लेता है, और वो कहता है कि अगर ली रूबिंग ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो ये जल्दी से होटल में चला जाएगा। अब मुझे बस ये देखना है कि दिंग रुईलोंग आखिर किस होटल में स्टे कर रहा है। थोड़ी देर सर्च करने के बाद ही इसे उस रजिस्ट्रेशन फाइल में उसका नाम मिल गया था। और अगली ही सुबह तकरीबन 8:30 बजे थे कि ये अपने मिशन पर निकल पड़ता है। और ये भी वही यही कह रहा था कि ग्रीडी डॉग हमेशा ग्रीडी डॉग ही रहता है। इवन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि ली रूबिंग उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए ज़रूर आएगी। वेल, अब काफ़ी सारा मजाक मस्ती हो गया है, और मुझे अपने काम पर अपना जो काम है उसे शुरू करना होगा। इसने वहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल वगैरह की थी, और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये वहाँ पर अलार्म बजा देता है। तो मैनेजर फिर जल्दी से अपने एक बंदे के पास जाता है, और वो बंदा भी मैनेजर को कहने लग गया था कि ये जो वाटर है ना, ये इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ बढ़ रहा है। तो वो आगे से मैनेजर को उसे बताता है कि तुम जल्दी से जाकर पावर स्विच को ना बंद कर दो, जितनी भी यहाँ पर पावर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को ऑन किए हुए हैं, उन सभी को ऑफ कर दो। और अपना यह सारा काम करने के बाद ही फिर वो दिंग रुईलोंग के रूम में गया था, और उसे जाकर बताता है कि सर, ये जो आपको जो भी तकलीफ हो रही है उसके लिए हमें माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया, इसकी वजह से हमें पावर को ऑफ करना पड़ गया। जल्दी हम इस सारे मामले को सॉल्व भी कर लेंगे। और इतने में अब वो भी जल्दी से उसके रूम में पहुँच जाता है, और उसकी चीज़ों को देखकर कहता है कि लगता है कि तुम काफ़ी इसको लेकर ना सेफली फील करते हो। तुम्हें लगता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास होगी वो सेफ रहेगी, इसलिए तुमने बैकअप भी नहीं रखा, क्योंकि तुम चीज़ों को हैंडल करना खुद अच्छे से जानते हो।
वेल तुम दूसरों के ट्रिक्स का यूज़ करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं भी तुम्हारे सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम डालकर जा रहा हूँ। जैसे तुम लियो फैमिली के थर्ड हस्बैंड की फ़ोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो उनका जो कंप्यूटर का कैमरा है वो तुम्हारी आइडेंटिटी को ज़रूर कंफर्म करेगा। और इतना ही नहीं, जैसे ही तुम उस फाइल को क्लोज करोगे उसी के साथ ही मेरा प्रोग्राम अपना काम शुरू कर देगा और जितने भी तुम्हारे पास फ़ोटोज़ हैं वो सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे। अब ये अपना काम ख़त्म करके वहाँ से जा रहा था और खुद से यही कह रहा था कि अगर वो फ़ोटोज़ डिसअपेयर हो भी गए ना, तो ये जो अभी पावर शट हुआ है इससे तुम उसे कभी भी एसोसिएट नहीं कर पाओगे। तुम्हें कभी भी पता नहीं लग पाएगा कि आखिर वो फ़ोटोज़ तुम्हारे कंप्यूटर से कैसे डिसअपेयर हो गए। इस सब की वजह से तुझे काफ़ी गुस्सा आ जाएगा और जैसा कि तुम एक कूट लिकर हो तो इसकी वजह से तुम रूबिन को भी गुस्सा दिला दोगे। तुम्हारे पास फिर कोई और चॉइस नहीं होगी, तुम्हें वापस जाना होगा। और फिर जल्दी से ये भी अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और फिर अपने फ़ोन को चेक करते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने अपना काम अच्छे से फिनिश किया है। और इतने में फिर इसे वोयो रोंग की कॉल भी आ जाती है। जैसे ही उसने कॉल के अटेंड को की थी तो वो उससे यही कहता है कि तुम एक बास्टर्ड हो। तुम हांगकांग से वापस तो आ गए लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। जल्दी से तुम मेरे पास आओ और मुझे बचा लो। खैर ये भी फिर उससे बात करने लग जाता है और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि इन 2 दिनों में रू बिंग ने तो ऐसे एक्ट किया है कि जैसे सच में उसे उसकी परवाह है। और मैं इतने में जल्दी से जाकर मिस रोंग की भी सुन लेता हूँ कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि मुझे मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट को भी तो सेटल करना है और उससे भी उसके बारे में बात करना होगी। ये फिर अब जल्दी से थोड़ी देर के बाद ही हु यू रोंग के घर पहुंच गया था। ये उससे मिडल ईस्ट वाले प्रोजेक्ट में बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो इसके फेस के ऊपर हाथ रख देते और कहते हैं कि तुम अब चुप कर जाओ। और फिर वो उससे यही कहने लग जाती है कि अब तुम मुझसे कुछ भी मत कहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरा 1 महीना हो गया है और ये कितना मुश्किल होता है हर रात तुम्हारे बारे में सोचना, लेकिन तुम मेरे साथ ना हो। फिर वो एक साइड पर जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे टॉयज वगैरह रखे हुए थे और इन सभी को देखकर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इन सभी का मेरे ऊपर इस्तेमाल करो, वो भी अभी। बस ये सब कुछ देखकर तो उसका जो फेस है वो भी पिकाचू की तरह बन गया था और वो कहता है कि वेल ये तो अभी सुबह सुबह का वक्त है मिस रोंग, आप मुझसे ये क्या करवाना चाहती हैं। तो वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है कि वेल मुझे इन बातों को लेकर कोई भी परवाह नहीं है कि इस वक्त सुबह है या रात है। मेरे लिए बस ये ज़रूरी है कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि फ़िलहाल मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और उसे फिर बेड के ऊपर लिटाने के साथ खुद भी उसके ऊपर चढ़ गई थी और उसे कहती है कि अब तुम अपना मुंह बंद कर दो और इस सब को अच्छे से फील करो। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।